हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब तक के हम लोगों ने बेसिक टर्म्स एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। इससे रिलेटेड फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन उसके बारे में भी हम देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने केमिसॉर्प्शन खत्म किया है। हमने बेसिक से मतलब एकदम छोटे पॉइंट से एकदम हायर लेवल या फिर ग्राफ के लेवल या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल तक बात की है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज के लेक्चर में हम लोग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग या फिर हम कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। तो टुडेज टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोगों को पता है कि एड्जॉर्प्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो कि पहला है फिजिसॉर्प्शन मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जिसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, तो उसमें अलग इफेक्ट होगा। एंड अगर हम दूसरी बात करते हैं तो उसमें दूसरा टाइप होता है केमिसॉर्प्शन मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में होगा देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। बेसिकली हमें बात करना है कि एड्जॉर्बेट के सरफेस पर एड्जॉर्बेंट कैसे आएगा, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होगी, या फिर ये जो भी प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है। क्यों हम ये डिस्कस करें। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा, सर हम ये फैक्टर हमने पहले तो पढ़ लिया एड्जॉर्प्शन होता क्या है, फिर हमने पढ़ा कि एड्जॉर्प्शन होता क्यों है, क्यों होता है। वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर लेक्चर्स दैट because the surface particle is not stable, it is having more energy, that's why it has to attain minimum energy or it has to attain stability, that's why ये particles adsorption करते हैं। कौन से particle adsorption करते हैं? only surface particle adsorption करते हैं। बट आज हम देखेंगे कि अगर हम कुछ फैक्टर्स चेंज कर दे तो एड्जॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज, आई विल राइट हियर, first factor is it depends on adsorbent। अब देखिए हम बात कर रहे हैं एड्जॉर्प्शन की, तो हमारे पास दो टर्म है, एड्जॉर्बेंट जिस पर दूसरा पार्टिकल चिपकने वाला है या फिर एड्जॉर्ब होने वाला है। एक और वर्ड हम यूज करते हैं एडहियर होने वाला है। याद रखना है, या तो आप बोल सकते हैं स्टिक होने वाला है सरफेस पर, या फिर एड्जॉर्ब होने वाला है सरफेस पर, या फिर एक और थर्ड टर्म बता रहा हूं एडहियर होने वाला है सरफेस पर। तो डिपेंड करेगा कि वो सरफेस कौन सा है, मतलब वो प्लास्टिक है, वो मेटल है, या कोई और सरफेस है उसके ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करता हूं एड्जॉर्बेंट पे, तो पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट, याद रखना है द टाइप ऑफ मटेरियल, कि वो मटेरियल कौन सा है। देखिए अगर मैं बात करूं कि मुझे हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब करनी है, तो मैं मेरे मास्क में सिर्फ कपड़ा लगा दूं तो फिर हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब नहीं होगी, हार्मफुल गैसेस मेरे अंदर मतलब मास्क से अंदर आ जाएगी और मेरे बॉडी के अंदर चली जाएगी, तो उसमें हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब नहीं हुई प्लेन क्लॉथ में। बट इसी की जगह मतलब अगर मैं इसकी जगह प्लेन क्लॉथ यूज करता हूं एंड इसके अगेंस्ट में मैं चारकोल यूज करता हूं, तो प्लेन क्लॉथ में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा बट चारकोल में एब्जॉर्प्शन होगा। सी हियर दैट्स व्हाई मटेरियल ऑफ एड्जॉर्बेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फिजिसॉर्प्शन हो या केमिसॉर्प्शन हो, पर्टिकुलर मटेरियल हमें ध्यान में रखना होगा कि हम क्या एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। जैसे अगर मुझे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना है तो मैं सिलिका जेल यूज करूंगा, न कि मैं कॉमन सॉल्ट। आप ऐसा सोचेंगे कि सर सिलिका जेल की जगह मैं कॉमन सॉल्ट रख दूं तो सर उसमें क्या एड्जॉर्प्शन होगा? एड्जॉर्प्शन होगा, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना नहीं पॉसिबल होता है। दैट्स व्हाई हमें पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर पर्टिकुलर मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट। ओके, अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं कि एड्जॉर्बेंट की ही हम बात करें, तो इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। ये डिपेंड करेगा सरफेस एरिया। कैसे डिपेंड करेगा बेटा? आपको पता है एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस फेनोमेनन मतलब जितना सपोज इस पार्टिकल का इतना सरफेस है, वही मैं चारकोल, सपोज मैं चारकोल का ही एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक छोटे साइज का चारकोल लिया और मैंने एक चारकोल लिया जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा एड्जॉर्प्शन किस में होगा?
आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस पे कम सरफेस है तो इस पे एडजॉर्प्शन इतना ही हो पाएगा, बट इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इस पे ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। मतलब इफ सरफेस एरिया इज मोर एडजॉर्प्शन इज मोर, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया आप अलग अलग कंडीशन से बढ़ा सकते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं, या तो हम इस पार्टिकल को पाउडर फॉर्म में लें। जब मैं जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस में मुझे सिर्फ इसको मिटा देता हूँ, इतना ही सरफेस मिला है। अब मैं क्या करूँगा, इतना ही यही साइज के पार्टिकल को मैं इसको ब्रेक कर दूंगा और ऐसे 2 टुकड़े ले लूँगा। अब मेरे पास क्या हुआ, सेम साइज का पार्टिकल था लेकिन ये एक्स्ट्रा की सरफेस बन गई। समझ रहा है? अगर मैं इसको और ब्रेक कर दूं, सेम साइज को और ब्रेक कर रहा हूं और ब्रेक कर रहा हूं, तो यहां पर भी इतना सरफेस एरिया बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मीन्स अगर मैं एक ही सब्सटेंस के छोटे छोटे टुकड़े कर लूं तो मेरा सरफेस एरिया, मतलब मेरा नहीं, एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ते चले जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ गया, सी हियर, ये सरफेस एरिया किसकी बात करें, ये सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट की सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, क्योंकि हमारा टॉपिक ही एड्सॉर्बेंट चल रहा है। ध्यान में रखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन में हमारा पहला टॉपिक चल रहा है एड्सॉर्बेंट। उसमें मैंने पहला पॉइंट बताया कि मटेरियल कौन सा हम यूज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अब ये मटेरियल के बारे में कोई स्पेसिफिक लॉ या प्रोपोर्शनल हम नहीं बता सकते, ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मटेरियल एड्सॉर्ब करना चाहते हैं, तो वो आएगा सेकेंड पॉइंट पे कि एड्सॉर्बेट कौन से है। ओके, बट इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज सरफेस एरिया। तो इससे हम प्रोपोर्शनली बता सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ गया। किस तरीके से बढ़ेगा, अगर सरफेस अवेलेबल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। हमने फ्रेडलिक आइसोथर्म देखा, हमने लैंगमुइर आइसोथर्म देखा। लैंगमुइर आइसोथर्म में थीटा की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो x/m की वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा मींस फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। डू यू रिमेंबर? अगर आपने ये थीटा का वैल्यू आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारा लैंगमुइर आइसोथर्म वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि थीटा का मतलब क्या होता है। क्या होता है बेटा? AC/AT, मतलब एरिया कवर्ड पर यूनिट एरिया अवेलेबल। ओके, सो दैट यू विल डिस्कस, यू विल सी इन दैट वीडियो। अगर आपको उसमें डाउट है तो आप मेरा लैंगमुइर वाला वीडियो देख लेंगे, जिसमें मैंने लैंगमुइर आइसोथर्म बनाया है, जिसमें थीटा का एक्सप्लेनेशन किया है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। चलिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अगर मैं थर्ड पॉइंट कहूँ इस पे, तो इस पे ही थर्ड पॉइंट मैं यहां लिख लेता हूं। इसका थर्ड पॉइंट आएगा रफ एंड स्मूथ सरफेस। तो याद रखना है कि अगर रफ सरफेस लूं मैं और स्मूथ सरफेस लूं तो मुझे बताइए कि किसमें ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। अगर मेरा सरफेस एकदम स्मूथ है, एकदम प्लेन है, तो क्या उसमें पार्टिकल चिपक सकते हैं? मुझे बताइए कि अगर कोई सरफेस बहुत ही प्लेन है, यहाँ पर ये पूरा प्लेन सरफेस होता, इस पे मैंने ऑयल लगा दिया, तो क्या मैं इस पे लिख पाता? इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट इफ द बोर्ड इज वेरी स्मूथ। बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है? ओके, तो अगर या सरफेस अगर रफ है या स्मूथ है तो किस पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा? तो अगर सरफेस रफ होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। मींस देखिए, अगर ये सरफेस ऐसा प्लेन है तो यहां पर पार्टिकल्स आएंगे, एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन एब्जॉर्ब होने में उनकी प्रॉब्लम होगी। वाई? यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर सरफेस प्लेन है और मुझे कोई चीज पे स्टिक करनी है तो बहुत डिफिकल्टी होगी। बट इसी की जगह पर अगर मेरे पास रफ सरफेस है, मतलब अगर मैंने उल्टा बना दिया, चलिए यहाँ पे रफ सरफेस बना देता हूँ और ये स्मूथ सरफेस है। ओके, दिस वन इज रफ सरफेस, तो रफ सरफेस पर एड्सॉर्प्शन इज इजी, मतलब रफ सरफेस पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा और स्मूथ सरफेस पर एड्सॉर्प्शन कम होगा। जब हम सेम सब्सटेंस की बात करें कि मैंने यहां भी चारकोल लिया है, यहां भी मैंने चारकोल लिया है, बट ये चारकोल का सरफेस रफ है और ये चारकोल का सरफेस स्मूथ है, तो क्या होगा कि रफ सरफेस पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा एंड स्मूथ सरफेस पर एड्सॉर्प्शन कम होगा। बिकॉज दो रीजन है कि जब सरफेस रफ हो जाता है तो उस पर एड्सॉर्ब या एडहेर होना ईजी हो जाता है, मतलब पार्टिकल उस पर इजीली चिपक सकता है। बट जब अगर सरफेस स्मूथ हो गया तो उस पर पार्टिकल चिपकना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरा
पॉइंट आएगा कि जब मैंने इसको रफ बना दिया तो रफ सरफेस पे मोर सरफेस एरिया बन जाता है। यू कैन सी कि अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यहां पर इसके कंपैरिजन में सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो मैंने एड्सॉर्बेंट में 3 पॉइंट बताए। पहला टाइप ऑफ मटेरियल की मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि एड्सॉर्प्शन क्या होगा या कैसे होगा। दूसरा सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तीसरा अगर रफ सरफेस है तो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा और स्मूथ सरफेस है तो एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। ओके, तो यहां पर कोई डिफिकल्टी है इसमें? मैं कैसे क्लियर होगा? ओके, इसी पर एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूं मैं, मतलब इसी पे ही मैं एक 4th पॉइंट अभी ऐड कर देता हूं। इसे मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं। 3 पॉइंट आपको क्लियर है मेरे ख्याल से। 4th पॉइंट आई विल ऐड हियर। एड्सॉर्बेंट का ही 4th पॉइंट है इसलिए मैं पूरा नहीं मिटा रहा। तो एड्सॉर्बेंट का 4th पॉइंट आएगा कि अगर हम ले 4th पॉइंट एक्टिवेटेड या फिर नॉर्मल। ये बात ध्यान में रखना है बेटा आपको कि अगर हम दो सब्सटेंस ले, दो सब्सटेंस मतलब एक ही सब्सटेंस, मतलब मैं चारकोल ले रहा हूं बट एक चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल है और दूसरा चारकोल नॉर्मल चारकोल है। अब बोलेंगे सर एक्टिवेटेड चारकोल या एक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है, राइट? अब आपको तो पता नहीं है कि एक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है। तो एक्टिवेटेड का एक्चुअल मतलब होता है प्रोसेस, मतलब मैंने क्या किया है कि उस सब्सटेंस को प्रोसेस किया है, प्रोसेस्ड। जैसे कि मेरे पास चारकोल है, सपोज मेरे पास चारकोल है, चारकोल को मैंने केमिकल ट्रीटमेंट की तो ये बन जाएगा एक्टिवेटेड चारकोल। क्या बन जाएगा? एक्टिवेटेड चारकोल। अगर मैंने चारकोल को केमिकल ट्रीटमेंट की, केमिकल ट्रीटमेंट में आ जाएगा, सपोज मैं उसको हीट कर रहा हूं, सपोज मैं उसको एसिड के साथ ट्रीट कर रहा हूं, सपोज मैं उसके साथ बेस के साथ ट्रीट कर रहा हूं, तो क्या होगा? वो चारकोल की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, उसका सरफेस एरिया थोड़ा क्लीन हो जाएगा, उसमें एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बट इसके कंपैरिजन में अगर मैं नॉर्मल चारकोल लूं तो नॉर्मल वाला तो नॉर्मल होता है, you know, active students and normal students. Active students can get more marks, they can study more. You have to be active. तो आपको सभी को एक्टिव होना पड़ेगा। लेट कर अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उठ के बैठ जाओ और सीरियसली वीडियो देखो और सीरियसली नोट डाउन करो हर एक पॉइंट को कि एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो एक्टिवेटेड सब्सटेंस ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो अगर आप एक्टिव होकर पढ़ाई कर रहे होगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आप नॉर्मल लेवल पर समझ रहे होगे या नॉर्मल लेवल पर पढ़ाई कर रहे होगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा एक्टिवेटेड होना जरूरी है। ओके, तो ये पॉइंट इसके साथ आप कंपेयर कर ले। तो मैंने एड्सॉर्बेंट में 4 पॉइंट बताए। पहला कि मटेरियल इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से मटेरियल से एड्सॉर्ब कराने वाले हैं, मतलब एड्सॉर्बेंट क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट हमने बात की कि क्या बात की हमने अबाउट या रफ सरफेस। इफ द सरफेस इज रफ, अगर सरफेस रफ है तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा और अगर सरफेस स्मूथ है तो एड्सॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम होगा। क्लियर? एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि अगर एक्टिवेटेड एड्सॉर्बेंट है तो ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, अगर नॉर्मल एड्सॉर्बेंट है तो कम एड्सॉर्ब होगा। तो आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए एंड बिकॉज दिस वन इज नॉट गिवन इन योर नोट्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको हर एक पॉइंट आप कवर करते चलिए। नोट्स में पूरे डिटेल्स नहीं दिए हैं, आप अगर ये सभी पॉइंट नोट करेंगे तो आपको इस टॉपिक में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए हमारे पास दो ही तो सब्सटेंस होते हैं एड्सॉर्प्शन में, एक तो हो गया एड्सॉर्बेंट और उसको आके चिपकता कौन है, विच विल एडहियर ऑन द सरफेस। तो जो एडहियर होता है या जो एब्जॉर्ब होता है उसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। तो हमारा सेकेंड फैक्टर, तो सेकेंड फैक्टर इज एड्सॉर्बेट। अगेन अगर मैं बात करूं तो इसका पहला पॉइंट वही आएगा, द मटेरियल। इसमें भी पहला पॉइंट वही आएगा, मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे अगर मुझे वाटर एड्सॉर्ब कराना है, मतलब सपोज एड्सॉर्बेट अगर वाटर है तो मैं चारकोल यूज नहीं करूंगा, मतलब वाटर एड्सॉर्ब करना है तो मैं सिलिका यूज, मतलब वहां पे एड्सॉर्बेंट हो गया, बट वाटर अगर मुझे एड्सॉर्ब करना है या मुझे मॉइस्चर एड्सॉर्ब करना है या फिर मुझे एड्सॉर्ब क्या कराना है, मतलब एड्सॉर्बेट है क्या, मीन्स डाई मुझे कलर एड्सॉर्बेट कराना है या मुझे हार्मफुल गैस एड्सॉर्ब कराना है, तो डिपेंडिंग ऑन एड्सॉर्बेट एड्सॉर्प्शन अलग अलग होगा। क्लियर?
तो मटेरियल ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल तो समझ ही गया होगा आपको कि अगर हम मटेरियल चेंज कर दें तो एब्जॉर्प्शन कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सिलिका पर अगर मैं मॉइस्चर कर दूं तो ठीक है, बट मैं सिलिका जेल पर अगर डाई कलर एब्जॉर्ब करना चाहूँ तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही अगर अलग अलग हम एब्जॉर्बेट लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ मटेरियल तो बहुत ही सिंपल है। अब हम आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। बट ये देखो एब्जॉर्बेट की जब मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम हमने लिखा था फिजिक्स ऑप्शन के, मैंने लैंगमर और फ्रेंडली ऐसे तो हमें बताया था कि एब्जॉर्बेट मोस्टली हम गैस लेते हैं। तो जो हम अभी बात करने वाले हैं सेकेंड पॉइंट में, हम बात कर रहे हैं कि गैसियस सब्सटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर गैसियस सब्सटेंस, फॉर गैसियस एब्जॉर्बेट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन लिक्विफैक्शन, absorption directly proportional to liquefaction and this liquefaction depends on critical temperature। ध्यान में रखना है, मैं ये सभी पॉइंट बताऊंगा, डोंट वरी। कि अब देखिए एब्जॉर्प्शन तो आपको पता है कि कोई गैस पार्टिकल को इस सरफेस पर एब्जॉर्ब होना है तो गैस को गैस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ध्यान में आ रहा है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कोल्ड वाटर बॉटल अगर मैं रख दूं तो क्या होगा, वाटर वेपर एयर से यहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स बना देंगे, वो एक टाइप का एब्जॉर्प्शन हुआ। बट यहां पर भी अगर कोई और भी गैस है, कोई और गैस भी एब्जॉर्ब होना चाहती है तो अगर वो लिक्विफाई जल्दी होती है, जल्दी लिक्विफाई हो सकती है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी। अगर वो लिक्विफाई हो ही नहीं पाती तो फिर जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। इसका मतलब कोई गैस अगर लिक्विफाई हो सकती है, जल्दी लिक्विफाई हो सकती है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो सकती है। तो अब आप बोलेंगे सर लिक्विफाई कौन सी गैस जल्दी होती है, कौन सी नहीं होती, तो वो डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो, याद रखना है क्रिटिकल टेम्परेचर इज हाई, दैट मींस इफ क्रिटिकल टेम्परेचर इज हाई एब्जॉर्प्शन इज हाई। ये जो भी पॉइंट हम बात करें, ये हम सब बात करें फिजिक्स ऑप्शन की, याद रखना है ये टॉपिक फिजिक्स ऑप्शन पर है, ये पर्टिकुलर ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिजिक्स ऑप्शन की बात चल रही है और गैस सॉलिड पर एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी बात चल रही है। ध्यान में आएगा किसकी बात चल रही है कि गैस के पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो एब्जॉर्ब होने के लिए गैस को पहले लिक्विड में कन्वर्ट होना हो। जैसे ये कंटेनर है, कोल्ड कंटेनर, तो अगर गैस के पार्टिकल है तो गैस के पार्टिकल को यहाँ एब्जॉर्ब होने के लिए गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो एब्जॉर्प्शन इजी हो जाएगा। और जो गैस जल्दी लिक्विफाई होती है वो गैस जल्दी एब्जॉर्ब हो सकती है। और लिक्विफैक्शन डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। अब कैसे डिपेंड करता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल टेम्परेचर? तो क्रिटिकल टेम्परेचर को आपने डिटेल में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, जहां पर आपने आइडियल गैस इक्वेशन या फिर और भी उसके रिलेटेड टर्म्स ग्राफ देखे हैं। तो मैं एक बार बता दूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच और अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, ऐसा टेम्परेचर, ओके, उसको हम बोल सकते हैं द टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपको समझ ही रहा होगा कि सपोज दो गैस है मेरे पास एक्स एंड वाई। एक्स का क्रिटिकल टेम्परेचर है 100 केल्विन एंड y का क्रिटिकल टेम्परेचर है 200 केल्विन, ओके। रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा, कितना हो जाएगा रूम टेम्परेचर? हाँ 298 अराउंड 298 केल्विन रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ज्यादा होता है। तो अब देखो ये गैस को 100 केल्विन चाहिए, 100 केल्विन मतलब ठंडा चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर, ओके। चलो आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं इसको डिग्री सेल्सियस में लेता हूँ, डिग्री सेल्सियस को आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखिए अगर x की वैल्यू है हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस और y की वैल्यू है 50 डिग्री सेल्सियस और हमारा रूम टेम्परेचर है अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, तो देखो रूम टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। y जो गैस है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विफाई होती है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लिक्विफाई नहीं होती, उससे कम में होती है लिक्विफाई। तो 50 डिग्री सेल्सियस 30 के पास में आ जाएगा, आएगा कि 0 पास में आएगा, तो 50 आएगा। दैट मीन्स
50 वाली गैस पहले एड्जॉर्प्शन होगी, मतलब एड्जॉर्प्शन इसका पहले हो जाएगा, बिकॉज इट कैन लिक्विफाई इजीली एज कंपेयर टू एक्स। अगर एक्स को मुझे लिक्विफाई करना है, अगर एक्स गैस को मुझे लिक्विफाई करना है तो मुझे टेम्परेचर 0 ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। इसका मतलब एक्स जो गैस है, एक्स जो गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। मतलब अगर मुझे x को लिक्विफाई करना है तो मुझे 30 टेम्परेचर को 0 ले जाना पड़ेगा, फ्रिज के अंदर ले जाना पड़ेगा, तब वो लिक्विफाई होगी। बट ये जो y गैस है इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ज्यादा है तो ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इजीली लिक्विफाई होगी, क्योंकि 50 तक वो लिक्विफाई होती है, 50 के ऊपर जाएगा तो लिक्विफाई नहीं होगी। समझ में आ गया? क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब समझ में आया? तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो लिक्विफिकेशन ज्यादा, लिक्विफिकेशन ज्यादा तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा। क्लियर है? तो इसको, इस पॉइंट को समझने के लिए एक डाटा है हमारे पास, वो डाटा मैं आपको लिख देता हूं। नॉर्मली उस डाटा को आपको याद नहीं करना है, बट सेकेंड पॉइंट में याद रखना है, इसके आगे ही लिख रहा हूं मैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे ठीक ठाक से, एंड इसके बाद में ही लिखना है। ओके, मैं बट इसको मिटा देता हूं, जगह नहीं बची है। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, सब हो जाएगा इजीली, बहुत इजी चैप्टर है हमारा। दिस चैप्टर इज वेरी इजी और हार्ड। कैसे है? बहुत सिंपल है। तो मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैस, कौन सी गैस है, देन यहाँ पर हम लिखते हैं टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर इन केल्विन। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है केल्विन में, और वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड इन ml, ठीक है, एक पर्टिकुलर इन 1 ग्राम चारकोल। ठीक है, तो सबसे पहले गैस है हमारे पास में, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर है पहला गैस है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर है 33 एंड ये एब्जॉर्ब होती है 4.7 ml। क्लियर? अब देखो हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर और लिखता हूँ मैं आगे के। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर है 126। देखो टेम्परेचर बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इट्स वैल्यू इज 8 ml, 4.7 इसका डबल हो गया। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज 134 केल्विन, केल्विन में है सब। ओके, इसका एब्जॉर्प्शन है 9.3 ml। देन मीथेन, मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर है 190 एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है 16.2। देन CO2, I will just write all HCl, NH3, SO2। ठीक है, CO2 का है क्रिटिकल टेम्परेचर 304, इसका 324, इसका 406, इसका है 430। देन दिस इज 72 ml, दिस इज 181 ml एंड दिस इज CO2 इज 48 ml। ये होता है 72, होगा 181 और ये 380 ml। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसको ध्यान से देखेंगे इस चार्ट को। अगर आपको टेबल समझ में आया तो जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन लिक्विफैक्शन और क्रिटिकल टेम्परेचर, ये समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट क्लियर होंगे। ये डाटा देखकर आपको समझ जाएगा कि कैसे लिक्विफैक्शन है, कैसे क्रिटिकल टेम्परेचर है और कैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ध्यान में रखना है। मैं हम फिजिक्स ऑप्शन की बात करें, फिजिक्स ऑप्शन में कौन सा बॉन्ड होता है? फिजिकल बॉन्ड होता है। फिजिकल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड? वंडर वाल फोर्स होता है। तो देखो गैसेस को देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड या अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। मैंने आपसे कहा था क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर टेम्परेचर चले जाए तो वो गैस लिक्विड नहीं बन सकती। आप कुछ भी कर लो, तो अगर हाइड्रोजन का टेम्परेचर 33 केल्विन के ऊपर चले जाए तो वो गैस लिक्विड नहीं बन सकता। मतलब वो गैस को 33 केल्विन पे लेके जाना पड़ेगा लिक्विफैक्शन के लिए। तो इसलिए देखो सबसे कम एब्जॉर्प्शन हाइड्रोजन का है, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है। जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, सी क्रिटिकल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग दिस वे, इट इज इंक्रीजिंग वे, एब्जॉर्प्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ गया? यहाँ पे 4.7 था, 8 ml, 9.3 ml, मतलब 4 ml इन 1 ग्राम, 8 ml इन 1 ग्राम। तो इस तरीके से चलते रहेगा। मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ते जा रहा है, किसके बेसिस पर? क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पर। समझ में आ गया? अब बट इसमें आप बोलेंगे सर एब्जॉर्प्शन बढ़ क्यों रहा है? एक रीजन मैंने क्या बताया, कि लिक्विफैक्शन अगर बढ़ रहा है,
लिक्विफैक्शन अगर बढ़ मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लिक्विफैक्शन बढ़ जाएगा, लिक्विफैक्शन अगर बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिक बढ़ता है, ये मैंने बताया। बट इसमें और भी एक पॉइंट है, ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। चलो मॉलिक्यूलर वेट देखो यहां से इंक्रीज होते जा रहा है, सबसे कम हाइड्रोजन देन नाइट्रोजन से इंक्रीज हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट जब बढ़ता है, देखो बेटा मॉलिक्यूलर वेट जब बढ़ता है तो वंडरवल फोर्सेस बढ़ते हैं, याद रखना है। और वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए तो फिजिक्स ऑप्शन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, वंडरवल फोर्स बढ़ गए तो फिजिक्स ऑप्शन भी बढ़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इन दिस केस वंडरवल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया तो वंडरवल फोर्स बढ़ गए, एंड वंडरवल फोर्स बढ़ गया तो फिजिक्स ऑप्शन बढ़ गया। एक और पॉइंट अगर मैं कहूं यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला कंपाउंड H2N2 ये पोलर है या नॉन पोलर है? अब देखो HH क्या होता है? नॉन पोलर। तो पोलैरिटी की बात करेंगे तो पोलैरिटी भी इंक्रीज हो रही है, देखो पोलैरिटी देखो CO में आ गई, सबसे ज्यादा अमोनिया SO2 में आ गई पोलैरिटी। तो पोलैरिटी जब इंक्रीज होगी तो फिर से वंडरवल फोर्सेस इंक्रीज होंगे, वंडरवल फोर्स इंक्रीज होंगे तो फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीज होगा। पहला पॉइंट बताया था कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विफैक्शन बढ़ता है, और लिक्विफैक्शन बढ़ता है तो फिजिक्स ऑप्शन बढ़ता है। दूसरा पॉइंट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जा रहा है तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे। आपने वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, तो वहीं पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं एंड इनडायरेक्टली फिजिक्स ऑप्शन भी बढ़ जाता है। वैसे ही अगर हम देख रहे हैं पोलैरिटी भी इंक्रीज हो रही है, पोलैरिटी इंक्रीज हो गई तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे एंड फाइनली फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीज होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एड्सॉर्बेट पर 2 पॉइंट बताए। पहला मैंने बताया टाइप ऑफ मटेरियल, वो तो फिक्स ही रहने वाला है, अगर मटेरियल चेंज हो गया तो एब्जॉर्प्शन कम ज्यादा हो जाएगा। दूसरा आ गया लिक्विफैक्शन, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसमें एक्चुअली थर्ड भी आता है केमिसॉर्प्शन का, बट मोस्टली हम उसे नहीं कंसिडर करते बिकॉज केमिसॉर्प्शन हम आपके सिलेबस से हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते केमिसॉर्प्शन को। तो केमिसॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो वहां पर वैलेंसी पर डिपेंड करता है, या फिर जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी वैलेंसी पर, उसके पास फ्री कितना वैलेंट है, कितना वो बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, तो उसकी बॉन्ड कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। बट हम वो पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विद आवर सिलेबस, हमें हमारे सिलेबस पर फोकस रहना है। अब जी अभी 2 पॉइंट हो गए हमारे फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में। पहला पॉइंट एब्जॉर्बेंट था, दूसरा पॉइंट एब्जॉर्बेट था। अब थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट हमारा पड़ा हुआ है तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, क्या रहेगा, कुछ सोचो, किस पे डिपेंड करता है हमारा एब्जॉर्प्शन, जिसके हमने ग्राफ बनाए हैं, इसके हम ग्राफ बना चुके हैं पहले भी। इससे 2 टर्म के हमने ग्राफ बनाए हैं, 3 के बनाए, तो तीनों हम देख लेंगे। सबसे पहला अब मैं बात कर लेता हूँ टेम्परेचर की। ओके, थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन इज टेम्परेचर। तो नॉर्मली याद रखना है कि इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, इट इज नॉर्मल कंडीशन कि अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है। बट यही अगर मैं फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन के हमने ग्राफ बनाए थे तो फिजिक्स ऑप्शन का ग्राफ कैसे आया था बेटा? फिजिक्स ऑप्शन में देखो ग्राफ x/m वर्सेस टेम्परेचर, इसको हमने कहा था आइसोबार। आइसोबार क्यों कहा था? कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर पे था। तो यहां पर ग्राफ इज इन डिक्रीजिंग वे, इस तरीके से डिक्रीज होगा, स्लोप इज डिक्रीजिंग, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिक्स ऑप्शन कम होते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिक्स ऑप्शन कम होते जाएगा। इसके अपोजिट मैंने केमिस्ट्री ऑप्शन में बताया था आप लोगों को। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे पुराने वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसलिए मैं आज इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने x/m का मतलब बताया था कि नहीं बताया था बच्चों? x/m का मतलब बताया था, t का मतलब टेम्परेचर, ये किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिक्स ऑप्शन क्या होगा? कम होगा। आप सोच सकते हो, अभी हमने लिक्विफैक्शन की बात की, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस तो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आएगी। हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, तो अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो एब्जॉर्प्शन तो डिसऑर्प्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, केमिस्ट्री ऑप्शन में किस तरीके का ग्राफ आता है वो भी हमने देखा था, याद है आपको कैसे बनेगा ग्राफ? चलो सेम ऐसे ही x/m वर्सेस टेम्परेचर, इसको भी हम आइसोबार बोलेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? पहले एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा एंड फिर कम होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा और उसके बाद एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। ग्राफ याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ता है तो फिजिक्स ऑप्शन में एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, x/m वैल्यू डिक्रीजेस, बट अगर हम केमिस्ट्री ऑप्शन की बात करें तो x/m वैल्यू फर्स्ट इंक्रीज देन इट डिक्रीजेस। समझ में आ गया? और इस पॉइंट को जो मैंने जनरली कहा, जनरल टर्म में कहा कि टेम्परेचर अगर हम
कम करते हैं तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ये क्यों कहा? हमारे पास इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है बेटा? एड्जॉर्बेट प्लस एड्जॉर्बेंट गिव्स, क्या देता है? एड्जॉर्बेट सम बॉन्ड विथ एड्जॉर्बेंट प्लस एनर्जी। तो ये एनर्जी मतलब एक्सोथर्मिक है। एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, याद रखना है, चाहे वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एड्जॉर्प्शन हो। एंड हमें पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से वो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर कम करने से, मतलब अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज तो एड्जॉर्प्शन विल डिक्रीज। क्लियर है ये पॉइंट? फैक्टर समझ में आए? 3 फैक्टर बताए। पहला फैक्टर मैंने बताया एड्जॉर्बेंट, दूसरा फैक्टर बताया एड्जॉर्बेट, थर्ड टेम्परेचर। चलते हैं हम लोग चौथे फैक्टर की तरफ, जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट अब हम फैक्टर डिस्कस कर ही रहे हैं, इसलिए इसको नोट डाउन करते हुए सिस्टमैटिक वे से करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या आएगा? आप नोट डाउन करें कि नहीं करें? आपको सब नोट डाउन करना है, बिकॉज ये सिस्टमैटिक वे से नोट्स में नहीं दिया है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आप इसको लिखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है? एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लेंगे मुझे। वैसे तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आएगा, सुपर समझ में आ रहा होगा, सब बहुत सिंपल तरीके से बताया। फोर्थ फैक्टर क्या रहेगा बेटा? टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर के साथ में क्या आ जाता है आपको पता है? जब भी हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के साथ में हमारा आ जाता है एक और, अब यहाँ गर्मी है, टेम्परेचर है तो पसीना आ जाता है, बट हम यहाँ पर जब बात करें तो टेम्परेचर के साथ में आ जाता है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर का हमने 2 टर्म देखे, फ्रेंडलीज आइसोथर्म और लैंगमुइर आइसोथर्म, तो वो अब हम नहीं देखने वाले, जस्ट जनरल टर्म में बात करते हैं कि एड्जॉर्प्शन विल इंक्रीज विथ प्रेशर। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, बट एक सर्टेन लिमिट तक, सैचुरेशन आने तक, मतलब x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और ग्राफ भी देखा था हमने x/m प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इट इज इंक्रीजिंग बट आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल सैचुरेटेड। पहला लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर एंड दिस इज सैचुरेशन। ध्यान में आपको ये ग्राफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा, ध्यान में रखो। x/m वर्सेस प्रेशर, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। दिस ग्राफ इज आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्यों? कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए ये हो गया एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ते जाएगा, बट एक सर्टेन लिमिट तक आएगा जब सरफेस पूरा पैक हो जाए। जैसे कि अगर मैं एक सरफेस ले लूं तो यहाँ पर पार्टिकल्स है बहुत सारे, ये पार्टिकल एब्जॉर्ब होंगे, प्रेशर बढ़ाऊंगा मतलब यहाँ से फोर्स बढ़ेगा मतलब पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होंगे, जितने जैसे टाइम बढ़ेगा प्रेशर बढ़ते जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद ये सरफेस पूरा पैक हो गया तो और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, सैचुरेशन अटेन कर देगा। एंड हमने फिजिक्स ऑप्शन में देखा था देयर इज 3 मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन, तो वो मल्टीलेयर वाला अब हमने लैंगमुइर फ्रेंडलीज में देख चुके हैं, तो अब हम फिर से नहीं देखेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ चुका होगा कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा एक सर्टेन लिमिट तक। 4 फैक्टर्स हो गए हमारे। फर्स्ट वन एड्जॉर्बेंट, दूसरा एड्जॉर्बेट, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ प्रेशर, और लास्ट वन अगर हम बात करते हैं फिफ्थ की, इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी की, देखो हमने एनर्जी का भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा था, क्या हमने देखा है? हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, फिर भी मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं अभी। एनर्जी सप्लाइड में मैं इसको कॉमन ग्राफ बनाता हूं यहां पर ऐसा। ये क्या है? एनर्जी का ग्राफ है, एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। ये बता चुका हूं मैं आपको, फिर से बता रहा हूं। इसमें क्या होगा, अगर फिजिक्स ऑप्शन है तो फिजिक्स ऑप्शन विल स्टार्ट हियर, इट विल फॉर्म हियर एंड इट विल गो अप, ठीक है। अगर केमिस्ट्री ऑप्शन है तो इट विल रिक्वायर हायर एक्टिवेशन एनर्जी, इट विल गो डाउन, इट विल कम अप। इस तरीके से ग्राफ बताया था। फिजिक्स ऑप्शन में नो एक्टिवेशन एनर्जी, एंड केमिस्ट्री ऑप्शन में देखो यहां पर एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब
फिजिक्स ऑप्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल पास पास आ रहा है, एनर्जी लो हो रही है, एंड हीट ऑफ एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज दिस, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज दिस। ये मैं ग्राफ पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फैक्टर अफेक्टिंग में बात करें तो आप देखिए, अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करें, अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो फिजिक्स ऑप्शन में हमें एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एज कंपेयर हमें केमिस्ट ऑप्शन में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो एड्सॉर्प्शन हो पाएगा इजीली, अगर हम सप्लाई नहीं करेंगे तो एड्सॉर्प्शन को थोड़ा टाइम लगेगा या कम होगा, ठीक है। तो दिस फैक्टर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट एक्टिवेशन एनर्जी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट केमिस्ट ऑप्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी बट फिजिक्स ऑप्शन डू नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सारे पॉइंट मिला के हमारा खत्म होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। टोटल 5 पॉइंट्स बताए, पहला एड्सॉर्बेंट, दूसरा एड्सॉर्बेट, तीसरा टेम्परेचर, चौथा प्रेशर एंड पांचवा एनर्जी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड ग्राफ आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस करना है एंड इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, एंड कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगा है, और ये भी बता दो कि कौन सा टॉपिक नहीं समझा है तो मैं उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर सकता हूँ। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिर हमारा एड्सॉर्प्शन खत्म हो जाएगा, तो एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन की हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे और ये पूरी पढ़ाई करके रखेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में।